ऋषि पिपलत जी थे जिन्होंने गर्भोपनिषद लिखा यजुर्वेद में, जिसमें उन्होंने उत्तम संतति विज्ञान मतलब कि एक संतान को उत्तम कैसे करना उसके बारे में काफी चीजें बहुत इलोबरेटेडली लिखी हुई है। उसे ही हम गर्भ संस्कार कह सकते हैं। मतलब हमारे वेदों के जो 16 संस्कार हैं उसमें से पहले 3 संस्कार, गर्भाधान संस्कार जो प्लानिंग फेज में हम कंडक्ट करते हैं, कुसंवन संस्कार जो इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं, एंड देन सीमंतोन्नयन संस्कार जो आमतौर पे सारे अभी तो मदर्स फॉलो करते हैं। ये तीनों को मिलाकर गर्भ संस्कार बनता है। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में थे तब उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और कहा जाता है कि सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माता के गर्भ से ही बहुत सारी चीज़ें सीख कर आते हैं। तो वह कैसे होता है? हमारे इंडियन कल्चर में एक संस्कार कहा जाता है जिसे कहते हैं गर्भ संस्कार। आज हमारे गेस्ट उसी के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारे पेरेंट्स या फिर होने वाले पेरेंट्स हैं उनको गर्भ संस्कार के बारे में बताएंगे ताकि हम भारत का भविष्य उज्जवल कर सके अच्छे और शार्प बच्चों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे जो गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। तथास्तु से वी हैव डॉक्टर मेघा शाह जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में हमारे गर्भ संस्कार की एक्सपर्ट कोच भी हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच निशिता फॉर दिस प्रिविलेज गिवन टू मी। ओके मैम, गर्भ संस्कार की बात करें तो ये जो वर्ड है ना गर्भ संस्कार, इसको बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। सो व्हाट इज गर्भ संस्कार? ये कोई हवन है या फिर ये कोई संस्कार है जो दिया जाता है या फिर ये कोई विधि है, ये कोई हेरिटेज है, ये क्या है? पहला क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट आपने पूछ लिया। एक्चुअली बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों को गर्भ संस्कार को लेके। कई बार वो सोचते हैं कि कोई हवन किया या इट इज अ माइथोलॉजिकल थिंग या वेदों में कहा गया, पता नहीं ये सच है नहीं है, या समटाइम्स दे फील कि एक छोटा सा हवन किया, छोटी विधि की या कुछ भी ऐसा कुछ कर लिया तो गर्भ संस्कार हो गया। एक्चुअली इट इज अ साइंस। प्री कंसेप्शन मतलब कि बच्चे के जन्म से पहले से लेके बच्चा डिलीवर्ड हो तब तक का उसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट को कैसे बेस्ड किया जाए उसका पूरा नॉलेज हमारे वेदों में दिया गया। ऋषि पिपलत जी थे जिन्होंने गर्भोपनिषद लिखा यजुर्वेद में, जिसमें उन्होंने उत्तम संतति विज्ञान मतलब कि एक संतान को उत्तम कैसे करना उसके बारे में काफी चीजें बहुत इलोबरेटेडली लिखी हुई है। उसे ही हम गर्भ संस्कार कह सकते हैं। मतलब हमारे वेदों के जो 16 संस्कार हैं उसमें से पहले 3 संस्कार, गर्भाधान संस्कार जो प्लानिंग फेज में हम कंडक्ट करते हैं, कुसंवन संस्कार जो इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं, एंड देन सीमंतोन्नयन संस्कार जो आमतौर पे सारे अभी तो मदर्स फॉलो करते हैं। ये तीनों को मिलाकर गर्भ संस्कार बनता है। सो इट इज अ साइंस। एंड अच्छी बात यह है कि आजकल जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उन्होंने जो रिसर्च की है, एक मेडिकल की फील्ड है प्रीनेंटल डेवलपमेंट साइंस, उसमें जो रिसर्च हुई है बेबी डेवलपमेंट के बारे में वो कंप्लीटली अग्री करती है हमारे वेदों के ये गर्भ संस्कार साइंस को। सो दोनों बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। राइट। सो इट इज अ साइंस। ओके, सो इट इज नॉट सम जस्ट हवन और पूजा और विधि और सम थोड़ा सा ही करने वाला चीज, बट इट इज प्योर प्रोसेस जो एक साइंटिफिक प्रोसेस है एक बेबी को अच्छा डेवलप करने के लिए माता के गर्भ में। राइट। इट इज डे टू डे प्रोसेस। यस, बिकॉज बेबी तो एवरी डे डेवलप हो रहा है और अगेन उसको प्रॉपर तरीके से सोच समझ कर करना है। सो समटाइम्स ये भी होता है कि पेरेंट्स थोड़ा कुछ कर लेते, जैसे कभी थोड़ा डाइट फॉलो किया, थोड़ा योग फॉलो किया, थोड़े मंत्र चैंटिंग किए एंड दे फील कि गर्भ संस्कार हो गया, बट ऐसा नहीं। ये पूरा साइंटिफिक वे में स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली फॉलो होना चाहिए। राइट। तो उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। जी
मैं अपने व्यूवर्स को डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि डॉक्टर मेघा जो है वो पिछले 13-14 सालों से इस फील्ड में है, गर्भ संस्कार की कोचिंग दे रही हैं। और तब तो लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन मैम अगर आज की बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं और बहुत सारे अलग अलग गर्भ संस्कार के क्लासेस वगैरह चलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो गर्भ संस्कार का जो पीरियड है वो कब से शुरू होता है, कब से पेरेंट्स को इसके क्लासेस या फिर जो भी ये संस्कार है उसको शुरू करना चाहिए? यस, आइडियली जब भी पेरेंट्स कंसीव करने के लिए प्लान करते हैं उसके 3 मंथ पहले से। ओके, जब आप सोचते हैं कि हाँ। हमें अब बेबी प्लान करना है हाँ। तब से। जैसे मान लो अगर कोई पेरेंट है वो चाहते हैं कि राइट नाउ अभी जुलाई मंथ चल रहा है सपोज, तो दे वांट कि जुलाई में हम कंसीव होने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करेंगे, तो देन दे शुड स्टार्ट इट फ्रॉम अप्रैल। व्हाई सो? बिकॉज बेसिकली गर्भ संस्कार में सबसे पहला स्टेज है बीज संस्कार। मतलब कि जो एग एंड स्पर्म से कंसीव करते हैं वो एग एंड स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करना। अब मेडिकली भी देखो और हमारे वेदों में भी गर्भाधान संस्कार दिया गया, तो जो एग एंड स्पर्म से हम कंसीव करते हैं उसके फॉर्मेशन की शुरुआत 3 महीने पहले से होती है। अभी जो प्रेगनेंसी के लिए यूटिलाइज होंगे एग एंड स्पर्म, उसके बनने की शुरुआत 3 महीने पहले होती है। तो ड्यूरिंग दिस 3 मंथ जो भी एक्टिविटीज प्रोसेसेस होगी उसका इम्पैक्ट होता है क्वालिटी ऑफ एग एंड स्पर्म पर। तो फर्स्ट स्टेप इज आपको शुरू करना चाहिए आइडियली, दैट इज 3 मंथ पहले से। जब भी आप सोचो कि ये महीने कंसीव करना है उसके 3 महीने पहले से प्रोसेस शुरू करनी है। राइट। बट एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, कई बार ये होता है कि पेरेंट्स 5th मंथ 6 मंथ हो गया, उनको पता नहीं था एंड अब अवेयर हुए हैं, तो क्या करें? कई बार ऐसे पेरेंट्स मुझे पूछते कि अब हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, आपने जहां से आपको पता हुआ, अवेयरनेस हुई, वहां से शुरू कर दो, क्योंकि बच्चा तो डे टू डे डेवलप हो ही रहा है, राइट? तो इवन अभी भी आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बच्चे के लिए दे सकते हो। जैसे सिंपल कहूँ तो 12th एग्जाम हो तो आइडियली 1 साल प्रिपरेशन हम करते हैं, बट मान लो 6 महीने आपने गंवा दिए, तो 6 महीने है ना, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स दो, ज्यादा घंटे पढ़ाई करो, समथिंग लाइक दैट। राइट। सो विच इज लाइक पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि 3 महीने पहले के कंसीव के प्लानिंग से पहले हमें शुरू करना चाहिए। लोगों को क्या लगता है गर्भ संस्कार यानी कि आप एक बार कंसीव कर लो, आप प्रेग्नेंट हो जाओ, उसके बाद आप करोगे। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है या फिर ये दोनों में जो इम्पैक्ट है या फिर इन दोनों के सेशंस में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअली गर्भ संस्कार की जो प्रोसेस है वो 3 फेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट फेज मतलब जिस मंथ आप कंसीव करने के लिए ट्राई करोगे उसके पहले के 3 मंथ, जिसको हम प्लानिंग ही कहेंगे। देन वी से एग्जीक्यूशन फेज, मतलब कि जो महीने आप कंसीव होने के लिए ट्राई करोगे। अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट मंथ आप कंसीव कर ही लो, हो सकता है 1 महीना 2 महीना भी लगे, तो दैट इज ऑल एग्जीक्यूशन फेज। एंड थर्ड फेज इज जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। तो तीनों फेज में एक्टिविटीज एंड फोकस डिफरेंट है। जैसे प्लानिंग फेज है तो मेनली देह शुद्धि और बीज शुद्धि पे फोकस करना है। तो बीज शुद्धि मतलब कि एग एंड स्पर्म की क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे। देह शुद्धि मतलब यहाँ पे सिर्फ फिजिकल शरीर की बात नहीं है, मदर फादर का फिजिकल शरीर तो बेस्ट करना ही है, पर साथ साथ उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, सो ओवरऑल लाइफस्टाइल, फूड, एवरीथिंग इम्प्रूव करना है, जितना हो सके सात्विक एंड पॉजिटिव करना है। देन एग्जीक्यूशन फेज जो होता है उस वक्त भी देयर आर रूल्स कि जब आप रिलेशन रखो तो टाइमिंग्स कौन से होंगे, कौन से डेट होंगे, आपकी माइंडसेट क्या होनी चाहिए, एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, और ये सारी चीज़ों के मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी रिसर्च भी हो चुके हैं। सो एवरीथिंग हैज़ बीन प्रूवन, राइट? एंड देन आप कंसीव हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि नाउ यू आर प्रेग्नेंट। तो अब आपका फोकस होता है एक तो बेबी डेवलपमेंट पे, तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ अब बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आप करोगे। एंड विद दैट आपका फोकस होता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी भी हो एंड ओवरऑल स्ट्रेस फ्री भी हो। तो तीनों फेज की एक्टिविटीज डिफरेंट होती है। अगर आप रिजल्ट की बात करें, देयर इज अ 3 प्रोसेस इन्वॉल्व अगेन इन दिस: जेनेटिक सिलेक्शन, जेनेटिक एक्सप्रेशन एंड जेनेटिक रीराइटिंग। तो
जेनेटिक सिलेक्शन मतलब वी ऑल नो कि हेरिडिटरी जीन्स आते हैं मदर एंड फादर की ओर से, तो उसमें से आप डिजायर्ड जीन सिलेक्ट कर सकते हो वॉट एवर यू वांट, कि 5 जनरेशंस ऑफ मदर एंड 12 जनरेशंस ऑफ फादर की है, उसमें से जीन्स आते हैं। तो कई बार हम देखते हैं ना बच्चा ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर जैसी भी क्वालिटीज लेकर आता है, सो पेरेंट्स हैव पावर कि वो सिलेक्ट कर सके क्योंकि मुझे इसमें से ये क्वालिटीज बच्चे में चाहिए, ये नहीं चाहिए, बट ये दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग प्लानिंग फेज, ओके, बिकॉज वी ऑल नो कि एग एंड स्पर्म में ये जेनेटिक डीएनएज होते हैं, तो वंस एग और स्पर्म मिल गए, बेबी कंसीव हो गया, फिर उसका डीएनए फिक्स हो गया, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। तो जेनेटिक सिलेक्शन इज ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग प्लानिंग फेज, बट देन इन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड प्रेगनेंसी फेज जेनेटिक एक्सप्रेशन एंड रीराइटिंग प्रोसेस होती है। तो एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, कि मान लो बच्चा फॉर समझने के लिए 1500 क्वालिटीज लेकर आया, तो वो 1500 की 1500 बच्चे में एक्सप्रेस नहीं होगी, उसमें से कुछ दिखाई देगी जी, और कुछ नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन होगी जी, जैसे हम देखते हैं ना कि नानी की आंखें ब्लू थी, फिर मम्मी की नहीं है, फिर बेटी की है, तो बेटी को वो ब्लू आईज के जीन कहाँ से मिले, तो नानी में से मम्मी में आए थे, बट मम्मी में एक्सप्रेस नहीं हुए और फिर बेटी में एक्सप्रेस हुए, राइट, तो वो 1500 में से 700-800 जीन्स एक्सप्रेस होंगे, बाकी के ट्रांसफर होंगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी हैव दैट पावर कि बाय अवर प्रोसेसेस हम डिजायर्ड जीन को एक्सप्रेस कर सके। वाओ, सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल नाउ, बट जो कुछ मिला है उसमें से आप एक्सप्रेस क्या करवाना चाहते हो, दैट इज पॉसिबल। अमेजिंग। एंड थर्ड थिंग इज जेनेटिक रीराइटिंग। अब कुछ क्वालिटीज ऐसी है जो आप स्ट्रांगली चाहते हो कि आप में है बट बच्चे में ना आए, जैसे मान लो कभी गुस्सा है, नेगेटिविटी है, या कभी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो पेरेंट्स में है एंड मोर लाइकली देयर आर चांसेस कि वो बच्चे में इनहेरिटेड हो, तो आप फोकस करके उसे रीराइट, वो जीन्स को रीराइट कर सकते हो। रीराइट करना मतलब क्या कि बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, उसको तो मैं नहीं समझाऊंगी, बट रीराइट करना मतलब कि एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हम ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ रेट्स पे, राइट? तो उन्होंने क्या किया, पहले कुछ चूहों को रोजमेरी फ्लावर स्मेल करवाया, ओके, तो इट इज अ गुड प्लेजेंट एक्सपीरियंस, तो उनके ब्लड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हुए। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि जब भी उनको रोजमेरी फ्लावर स्मेल कराते थे, जब व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, ऑल चूहे जब प्रेग्नेंट थे, साथ में उनको थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, तो पेन मिलता था, तो पेन हार्मोन्स भी रिलीज होते थे। अब उनके जो बेबी रेट्स मतलब बच्चे हुए, उनको सिर्फ फ्लावर ही स्मेल कराया, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया, फिर भी उनके ब्लड में पेन वाले हार्मोन्स रिलीज होने लगे। ओके, तो दैट प्रोग्रामिंग हैज बीन चेंज, वो जीन्स रीराइट हो गया। राइट, एक्सपीरियंस क्या था कि जब भी फ्लावर स्मेल करेंगे साथ में पेन मिलता है, तो वो एक प्रोग्रामिंग हो गया। तो अब उनके जीन्स कैसे काम करने लगे, जो मदर के तो फ्लावर स्मेल करने से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते थे, यहाँ पे स्ट्रेस वाले रिलीज होने लगे। राइट, तो यू कैन चेंज इट, अब एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि मम्मी को बहुत गुस्सा है, तो थ्रू योर एक्टिविटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा शांत आए, ऐसा कर सकते हैं। अमेजिंग, दिस इज सो पावरफुल थिंग कि आप जो चाहें वैसा कर सकते हैं, यू नो। मैंने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी गर्भ संस्कार किया है, जिनमें अलग अलग एक्टिविटीज़ बताई गई हैं 9 महीने तक। तो ये जो 9 महीने की जो पूरी प्रोसेस रहती है, उसमें मंथ वाइज होता है, कैसे आपके सेशंस होते हैं, उसमें क्या क्या कवर अप होता है? यस, देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझनी है कि जो एक्टिविटीज प्लान होती है वो यूजुअली कस्टमाइज्ड होती है। कभी भी 2 कपल की एक्टिविटी सेम नहीं हो सकती। रीजन क्या है, देखो, एक तो सबके जेनेटिक्स अलग है, फिर सबकी लाइफस्टाइल अलग है, फिर सबकी डिजायर अलग है। किसी को है कि बच्चा मैथ्स में पावरफुल हो, किसी को है कि आर्टिस्ट बने, तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट डिजायर, तो उस हिसाब से एक्टिविटीज प्लान होती है। अब
एक कपल को गुस्सा आता है, दूसरा कपल शांत है, तो नेचुरली दोनों की एक्टिविटीज डिफरेंट होगी. तो फर्स्ट थिंग, इट इज ऑलवेज कस्टमाइज्ड, राइट. सेकंड थिंग, अकॉर्डिंग टू द प्रेगनेंसी स्टेज भी ये डिफरेंट होती है. जैसे मान लो 4th मंथ है, तो उस वक्त बच्चे का इमोशनल सेंटर बनता है. तो उस वक्त हम ज्यादा फोकस करते हैं कि इमोशनल क्वेश्चन उसका बैलेंस रहे, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा. 6 मंथ है तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्ट मैक्सिमम स्पीड में होते हैं, और बच्चे का एप्टीट्यूड, मतलब बच्चा म्यूजिक में पावरफुल होगा या लैंग्वेज में पावरफुल होगा, वो एप्टीट्यूड क्रिएट होता है. तो नेचुरली उस वक्त हमारा फोकस ऐसी एक्टिविटीज हम ज्यादा करेंगे कि वो अच्छे से डेवलप हो. तो जो एक्टिविटीज होती है वो अगेन आपका कौन सा प्रेगनेंसी मंथ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी. थर्ड थिंग, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे भी होती है. क्योंकि समझो जैसे राग हर महीने के हैं, सारी मदर्स को सुनने, उसके बेनिफिट सारे दिए गए कि फर्स्ट मंथ में मल्हार सुनो, 6 मंथ में सरस्वती सुनो, 9 मंथ में भैरवी सुनो. तो हर महीने कौन से राग सुनने हैं और उसके क्या बेनिफिट्स है वो दिए गए. बट नाउ देयर आर 2 काइंड ऑफ मदर. एक मदर है जिसको तो क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो राग सुनेंगी तो उसके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होंगे. एंड एवरी हार्मोन्स, एवरी केमिकल बच्चे तक पहुंचते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट अगर कोई मदर है जिसको क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है, और जब भी वो राग सुनती है उसको इतना बोर्डम फील होता है, तो उसके वो नेगेटिव हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, राइट. तो वो भी तो बेबी तक पहुंचेंगे. तो ऐसे केस में क्या होगा कि उनको हम कहते हैं कि रात को नींद में सुनो, क्योंकि नींद में कान तो ओपन है, बट उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड नहीं चल रहा है, तो आपको वो बोर्डम वाली फीलिंग नहीं आएगी. बट वो राग का जो इफेक्ट होने वाला है वो तो होगा, राइट. तो ये एक एग्जाम्पल था. तो अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग डिसलाइकिंग ऐसे उसे थोड़ा प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज सेट होती है ऐसे. राइट. मैम, जैसे कहा जाता है ना कि अभिमन्यु का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो अभिमन्यु जो है वो पूरा चक्रव्यूह का जो है वो उन्होंने सीखा था माँ के गर्भ में से. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, सिर्फ हमें बताइए अभिमन्यु की स्टोरी है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ और वो कैसे मतलब ये सीख के आए हैं और वो सीधा अंदर जाके युद्ध में चले गए, फिर उनको वापस आना नहीं पता था, वो किसी को भी नहीं पता था, उनको पता था सिर्फ, फिर उन्होंने बताया नहीं था. तो ये जो अभिमन्यु की जो स्टोरी जो फेमस हुई है वो सिर्फ वही स्टोरी फेमस हुई है. बाकी कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप बता सकते हैं कि गर्भ संस्कार से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं बच्चों में? हमारे पास एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक के बहुत सारे एग्जाम्पल है. एंड नॉट ओनली इन हिंदू रिलीजन, इन एवरी रिलीजन देयर इज ए एग्जाम्पल. जैसे मुस्लिम रिलीजन में आदम दस्तगी थे, जो मोहम्मद पैगंबर के वंशज थे, तो उनके जैसे हमारे यहाँ अभिमन्यु का एग्जाम्पल इतना फेमस है, ऐसा ही ये एग्जाम्पल है कि कुरान के 19 पारा वो माँ के गर्भ में सीखे, उनके मदर ने सिखाए. एंड मीनवाइल शी गॉट लेबर पेन एंड शी गॉट डिलीवर्ड. तो जब 3.5 साल की उम्र में उनको मौलवी के पास वो सीखने के लिए भेजा गया, तो दूसरे बच्चों को सीखने में 1 महीना जैसा लगता है, वो 3 दिन में सीख गए सारे, बिकॉज ऑलरेडी सीख के आए थे, जस्ट उसको रिवाइज करना था. उसी तरीके से शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम कहें कि युद्ध के लिए ओनली आपको उसके ट्रिक्स पता होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपके अंदर शूरवीरता एंड एक बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए. तो ये काफी कुछ वो गर्भ में सीख कर आए थे. मतलब माता जीजाबाई ने ऑलवेज उनको उसी तरीके से तैयार किया था कि वो अच्छे से युद्ध करे और देश की आजादी के लिए लड़े. तो वो सब कुछ उन्होंने गर्भ में उनको प्रोग्राम किया था. रिसेंटली भी अगर आप रिसेंट समय के बारे में देखें ऐसे, तो जाकिर हुसैन जी को हम सब जानते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं कुछ अभी बता रही हूँ. तो 3.5-4 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया. तो उनका जब इंटरव्यू हुआ था, थोड़े बड़े हुए, तो कि इतनी छोटी एज में आपको ताल की समझ कैसे हुई, 3.5-4 साल का बच्चा कैसे ताल समझता है ऐसे. तो ही सेड कि जब मैं गर्भ में था, मेरे पिता उस्ताद अल्लाह रखा का गर्भ में मुझे ताल सिखाते थे.
उनके पिता क्या करते थे, माँ के टमी पर ताल बजाकर उसको सिखाते रहते थे। वाओ। और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर एंशंट एग्जाम्पल की बात करें तो अष्टवक्र की हमने बहुत मतलब बहुत विद्वान माने जाते थे। उनके पिता थे ऋषि कहोड़। तो ऐसा बताया गया हमारे यहाँ कि वो जब अपने बच्चों को मतलब अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे, उस वक्त उनकी माता सुजाता जो अष्टवक्र की माता थी, वो भी वहां पे बैठती थी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, और मतलब ये सब सुनती थी, तो बच्चा भी अंदर सब कुछ सीखता था। अब वेदों में ऐसा कहा गया कि एक दिन उन्होंने ऋषि कहोड़ ने कुछ गलत प्रोनाउंस किया, तो उन्होंने गर्भ से बताया कि ये आपने गलत प्रोनाउंस किया है, ये ऐसे नहीं ऐसे बोलते। तो ऋषि कहोड़ को बहुत गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि तेरे 8 अंग, तू मेरे एक मिस्टेक पे इतना मुझे टोक रहा है, तेरे तो सारे अंग जो है वो टेढ़े मेढ़े आएंगे ऐसे। और इस वजह से वो अष्टवक्र बने ऐसे। तो एंशियंट टाइम से लेके रिसेंट टाइम तक बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके इफेक्ट्स आप लाइक देख सकते हैं बच्चों के बिहेवियर में, बच्चों के लर्निंग में। मैं जैसे हमारे जो हम लोग करते उन वो पेरेंट्स के कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं। आप सर्च करना, थराद में अभी थोड़े मतलब अभी 4-5 महीने पहले की बात है, थराद में एक कपल है, गूगल में उनका आपको पूरा आर्टिकल सब मिल जाएगा, न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था। उनकी बेटी 6 महीने की थी, वो 250 से ज्यादा फ्लैश कार्ड में एनिमल्स एंड बर्ड्स को आइडेंटिफाइड करती है। वो लोग उन्हें सिखाते थे ऐसे। तो वो कोई भी मतलब उसके सामने 3-4 कार्ड रखो और आप पूछो कि इसमें से हॉर्स कौन सा है, तो वो हॉर्स वाला कार्ड ही पिकअप करेगी। उसका पूरा वीडियो है हमारे पास। सिर्फ 6 मंथ की उसकी एज है। फिर एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, गुजरात के ही अपने हैं, तो शी वांटेड कि उनका जो भी बेबी है वो लैंग्वेज में पावरफुल हो। तो उनकी बेटी, अभी तो शी इज 11-12 ईयर्स, तो वो जब 2.5 साल की थी, 5 लैंग्वेज, कच्छी, गुजराती, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, वो ना सिर्फ बोलती थी, वो सारी पढ़ सकती थी। वाओ, 2.5 साल की उम्र से ऐसे। वाओ। तो ऐसे तो बहुत सारे, जैसे बच्चे IQ ज्यादा हो जाता है तो बच्चे 6 दिन में करवट बदलने लगते हैं। आमतौर पे 3 मंथ पे ये सब शुरू होता है। 27 डेज पे क्राउल करना शुरू कर देते हैं, जो आमतौर पे 6-7 मंथ में होता है। तो यस, आप सब कुछ इफेक्ट्स मिरेकुलस। तो आपको मैम लोग ऐसे डिमांड करते हैं कि मेरे को बच्चा नीली आंखों वाला चाहिए, गोरा चाहिए, फिर उसमें ऋतिक रोशन वाले गुण होने चाहिए, फिर ये वाला डांस उसको आना चाहिए, ये सब डिमांड करते हैं। आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? देखो, सबसे पहले मैं सबको समझाती हूँ कि क्वालिटी पे फोकस करो, राइट? और यस, काफी पेरेंट्स का ये होता है कि ऐसे बाल, ऐसी आंखें, और मुझे उसमें गलत नहीं लगता। 2 चीजें अलग है। पहले से आप सोचो कि ऐसा बच्चा लुक में आए तो उसमें क्या गलत है। अगर वो सुंदर है तो बच्चे के लिए भी तो लाइफ अच्छी जाएगी। हाँ, एक चीज है, बच्चा आ जाए फिर जो भी है उसे प्यार करो, वो एक अलग चीज है, राइट? बट ज्यादातर ये होता है, हमारा एक विजुअलाइजेशन चार्ट प्रोसेस है, तो उसमें हम उनको सिखाते हैं कि कैसे उनको मैनिफेस्ट करना है। एंड मोस्टली हमने ये देखा है, जो भी वो लोग सोचते हैं लुक के बारे में, ऑलमोस्ट बच्चे का लुक कैसा होता है, आईज या बाल या डिम्पल या स्किन या ऑलमोस्ट, एंड आफ्टर दैट वो लोग बहुत फैसिनेट हो जाते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, बट ये होता है। राइट। अब मैम गर्भ संस्कार की अगर बात करें तो इसमें मदर जो है उनका तो पार्टिसिपेशन रहता ही है। मदर को ही सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं, चैंट करना होता है, या फिर डाइट भी उनको फॉलो करना होता है। तो फादर का क्या रोल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, व्हेन दे आर प्लानिंग, तब फादर और मदर दोनों का 50-50 रोल है। सिर्फ मदर का रोल नहीं है, बिकॉज जितना इम्पोर्टेंस एग का है उतना ही इम्पोर्टेंस स्पर्म का है। तो स्पर्म में से भी जीन्स आने वाले हैं, और उसको बेस्ड करने के लिए फादर को भी अपनी लाइफस्टाइल, अपनी थॉट प्रोसेस, अपना डाइट, एवरीथिंग चेंज करना रहेगा। आफ्टर कंसेप्शन, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, मदर का रोल 70% है, फादर का रोल 30% है। फादर का रोल ऑफ कोर्स
सारा मैनेजमेंट वो तो है ही कि चलो जो भी कुछ मैनेज करना पड़ेगा वो सब है। इवन वी नो कि मदर को सपोर्ट करना है, उसको खुश भी रखना है, उसको छोटे मोटे काम में हेल्प करना है, और जो भी उसके मतलब अदर सपोर्ट करना है, ये सब तो है। बट बेबी के डेवलपमेंट में अगर आप देखो तो भी बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज बच्चा जो है ना, इट एक्ट्स लाइक मैग्नेट, और वो एनर्जी, बेबी इज अल्टीमेटली एनर्जी, तो वो एनर्जी को रिसीव करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एनर्जी को क्लोज कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है ना। जैसे मोबाइल है तो हम यहाँ से किसी का भी नंबर डायल करें तो वेव्स तो वहां तक पहुंचते हैं। रेडियो है तो कहीं पे भी रेडियो स्टेशन है, सिग्नल रिसीव होगा। हमारा ये पॉडकास्ट हम यहाँ शूट कर रहे हैं, सब तक पहुंचेगा। तो एनर्जी को कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप क्लोज कांटेक्ट में तो ही रिसीव होगी। तो सेम वे बच्चा अपने फादर की सारी एनर्जी रिसीव करता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है फादर के लिए, जैसे उनको गर्भ संवाद करना है, बच्चे से बात करनी है। उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुए कि जब फादर एवरीडे बच्चे से बात करते हैं तो वो बच्चा फादर की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता है। जन्म के बाद भी वो रिस्पॉन्ड करता है फादर की आवाज को पॉजिटिवली। तो बच्चे से गर्भ संवाद करना है, विजुअलाइजेशन चार्ट, अफर्मेशन। फिर हमारे यहाँ तो हम बाकायदा फादर का भी एक शेड्यूल बनता है, उसको स्टोरी टेलिंग करनी है बच्चे से। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज मदर के साथ मिलकर करनी है। तो फादर का भी बहुत ज्यादा रोल है। अब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं मैम, आजकल अगर आपका सिनारियो देखेंगे तो जिनके मिसकैरेजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ये गर्भ संस्कार का प्रोग्राम जो है वो उन्हें हेल्प कर सकता है किसी तरह? बहुत हेल्प कर सकता है। हमारे पास ऐसे काफ़ी पेरेंट्स हैं, 2 बार 3 बार IVF फेल हुआ है। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस एंड डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज नेचुरली कंसीव करते हैं। अब क्यों, वो भी मैं साइंटिफिकली समझाती हूँ। आजकल इतना ज्यादा इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज एवरी डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग, राइट। तो एक बात सोचो, यूट्रस ओवरी सब तो सेम है ना। आज से 100 साल पहले हार्डली देयर वाज एनी लेडी कि जिसे कंसीव होने में प्रॉब्लम रहता था। इजीली कंसीव, रादर उल्टा सिनारियो था। उनको समझाना पड़ता था कि बस अब बच्चे बंद करो, राइट ऐसे। तो वही यूट्रस अभी भी है, वही ओवरी बन रही है। वो बनाने में तो कोई डिफेक्ट नहीं की ऊपर वाले ने या यूनिवर्स ने। चेंज क्या हुआ है आजकल, 3 चीजें चेंज हुई है। 1 थिंग इज हमारा फूड, बहुत ज्यादा केमिकल एंड बैड केमिकल कंटेनिंग फूड है हमारा, जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे होता है। सेकंड हमारी लाइफस्टाइल, जो एक सर्केडियन रिदम होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमें मैनेज करनी चाहिए, वो पूरी डिस्टर्ब है। सन के साथ हमारी साइकिल होनी चाहिए, उल्टा ही होता है। रात को लोग देर तक जगते, सुबह लेट उठते, खाना डिनर हैवी होता है। आइडियली लंच शुड बी हैवी, डिनर शुड बी लाइट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो वो पूरा डिस्टर्ब है। थर्ड थिंग इज स्ट्रेस। इतना ज्यादा स्ट्रेस है डे टू डे लाइफ में, जॉब को लेके या फाइनेंशियल या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड ये सारी चीजों को लेके। मदर को भी इतना ज्यादा है, फादर को भी है, तो इट ऑल अफेक्ट्स द फर्टिलिटी। तो अब क्या होता है कि जब आप गर्भ संस्कार एक्टिविटीज करते हो तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आपका बैलेंस होता है। आपका फूड हेल्दी होता है। इवन सिर्फ हेल्दी खाना खाना या बाहर का खाना नहीं खाना उतना नहीं, अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति डाइट लेना, राइट। वात पित्त कफ के हिसाब से आपकी जो भी प्रकृति है वो बैलेंस हो, उस हिसाब से फूड लेना। तो जब प्रॉपर फूड लेते, प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करते हैं तो सारे हार्मोन्स बैलेंस होते, स्ट्रेस फ्री हो जाते, तो हार्मोन बैलेंस होते, फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। सो बहुत लोगों को कंसीव होने में एंड इवन मिसकैरेज एंड ऑल अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सबको सीधा कनेक्शन है ये 3 चीजों से। ये तीनों जब इम्प्रूव होती हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। मैम बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनको जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको रिमूव करना होता है, क्योंकि ऐसे में टाइप 1, 2, 3, 4 जैसे डिजीज और ऐसे भी बहुत सारे जिन्स के जो डिसीज हैं वो साथ में लेकर के आते हैं।
तो इसको रिमूव करने के लिए हाउ डज गर्भ संस्कार हेल्प? यस, एक चीज है कि अभी कोई प्रूवन रिसर्च नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो कोई भी जेनेटिक डिसीज है उसकी प्रोबेबिलिटीज होती है। ऐसा नहीं है कि 100% आएगा, ऐसा नहीं है। इट ऑलवेज, जैसे अगर जीन्स जो है वो डोमिनेटिंग है तो 70% चांसेस है कि आएगा, 25% चांसेस है कि बेबी नॉर्मल होगा। अगर रिसेसिव जीन्स का डिसऑर्डर है तो 25% चांसेस है कि बेबी में आएगा, 75% चांसेस है कि नहीं आएगा। बट इन एनी केस देयर आर चांसेस कि 25% तो बच्चा हेल्दी हो सकता है। अब एक ऑब्जर्वेशन जो मेरा है इतने सालों में वो ये है कि अगर पेरेंट्स, काफी मैंने ऐसे पेरेंट्स के साथ काम किया है, तो 3 महीने पहले से, जैसे मैंने कहा, ऐसे पूरा जेनेटिक सिलेक्शन के ऊपर वहां से वो लोग प्रोसेस शुरू करे, तो ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो 25% वाले जोन में चले जाते हैं, सेफ जोन में चले जाते हैं। बट यस, ऑफ कोर्स अभी तक क्योंकि मेरे पास प्रूवन रिसर्च नहीं है, तो एक चीज मैं सारे पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि ये सारी प्रोसेस करो, बट देन अगेन 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एमनियोसेंटेसिस करके जेनेटिकल एनालिसिस कराना तो कंपलसरी है। बट ओवरऑल मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि वो मतलब वो प्रिवेंट कर पाते हैं अगर आप प्लानिंग फेज 3 मंथ पहले से अगर करो। और एक हमारे आयुर्वेद में प्रोसेस है पंचकर्म, वो भी बहुत हेल्प करती है इसमें। दो आई एम एलोपैथी डॉक्टर, बट मैं बहुत स्ट्रांगली ऐसा मानती हूँ कि जो भी पति में जो भी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है उसे हमें प्रमोट करना चाहिए। तो मैं मेरे पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को पंचकर्म ऑलवेज प्रमोट करती हूँ, बिकॉज पंचकर्म क्या करता है, इट डिटॉक्सिफाई यू। तो आपके जो हेल्दी जीन्स है ना, जैसे लाइक हम सिंपल एग्जांपल बताऊं, घर में हम दूध गर्म करते, दूध लाने के बाद तो क्या होता है कि जो फैट पोर्शन है वो ऊपर आ जाता है मलाई के रूप में, और बाकी नीचे हो जाता है। समथिंग लाइक दैट व्हेन यू डू पंचकर्म, तो हेल्दी जीन्स ऊपर आ जाते, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। तो ये इस तरह से पंचकर्म एंड 3 मंथ प्रॉपर प्लानिंग करके अगर पेरेंट्स करेंगे तो बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं कि वो लोग बेबी को बचा सके। अमेजिंग। तो ये भी एक होप हो जाती है ऐसे कपल्स के लिए कि आपको निराश नहीं होना है, देयर इज ऑलवेज अ वे टू फाइट दिस आउट। अब मैम अगर हम बात करें कि ये जब भी किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पूरा फैमिली जो है उसको वेलकम करने के लिए, आजकल तो बहुत बड़ा वार्म वेलकम होता है बच्चों का, उसको तो पता भी नहीं है 1 दिन 2 दिन का बच्चा होता है, घर आता है, ये सब डेकोरेशन हो। तो फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो? यस, ये बहुत जरूरी है, ये पूछा आपने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि फैमिली ज्यादातर नाउअडेज इट इज गुड कि एवरीवन इज एंथुसियास्टिक, बट वो एंथुसिज्म सिर्फ डेकोरेशन में ही दिखे ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी है दैट इज मदर को हैप्पी रखना। कई बार जर्नी तो लंबी है, 9 महीने की प्लानिंग के, 3 महीने, ऑलमोस्ट 1 साल की जर्नी है। अब हर घर में छोटे मोटे इश्यू होते, इट इज इनएविटेबल थिंग्स, बट ड्यूरिंग दिस टाइम सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मदर के सारे हॉर्मोन्स बेबी तक पहुंचने वाले हैं, तो मदर को जितना हो सके उतना रिलैक्स रखे, स्ट्रेस फ्री रखे, हैप्पी रखे। तो इसके लिए एक्टिव एफर्ट्स फैमिली को करना है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज, जो सारी एक्टिविटीज है उसमें दे शुड बी कंपनी विद द मदर, मतलब उसको कंपनी दे, उसके साथ करे, तो उसका भी एक मोटिवेशन बना रहेगा, वो बहुत पॉजिटिवली एक्टिविटीज कर पाएगी। कुछ एक्टिविटीज है जहाँ पे उनका एक्टिव रोल आता है, जैसे कि गर्भ संवाद। तो जो जॉइंट फैमिली है ना, बच्चा इट इज लाइक जैसे रेडियो घर में बजता है तो वो तो पूरे घर को सुनाई देता है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मम्मी को सुनाई देगा बाकी लोगों को नहीं सुनाई देगा। उसी तरीके से बच्चा सबकी एनर्जी रिसीव करता है। तो एक रूफ में जो लोग रहते हैं वो सबके थॉट, सबके इमोशंस का इम्पैक्ट बच्चे पे इन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो हम सबको कहते हैं कि आप सब लोग, जैसे दादा दादी भी है तो बच्चे से गर्भ संवाद करो, अफर्मेशन करो, हो सके तो विजुअलाइजेशन
चार्ट आप भी फॉलो करो, उसको रिसाइट करो, तो वो सारी पॉजिटिव एनर्जी बच्चे तक पहुंचेगी। तो ये उनका एक्टिव रोल है, अदरवाइज मम्मी को केयर करना ये भी उनका बहुत बड़ा रोल है। राइट। अब जैसे कि मदर का रोल, फादर का रोल और फैमिली का रोल तो डिसाइड हो गया, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो उनका रोल क्या होता है? बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, आप क्या फील करते हैं, जब भी कोई एक मदर डिलीवरी करने जाती है, आपके लिए रूटीन है, बट उस मदर के लिए तो उसका पहला बच्चा है या फिर दूसरा बच्चा है, तो उसका एक्सपीरियंस अलग ही होने वाला। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? गायनेकोलॉजिस्ट का रोल बहुत बड़ा है। जी। क्यों, मैं बताती हूँ। इट इज नॉट ओनली कि प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। जो न्यू मदर है उसको इतने सारे क्वेरीज है, कंफ्यूजन्स है, ऊपर से हमारी सोसाइटी ऐसी है कि ये गर्म पड़ेगा, ये ठंडा होगा, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इतने सारे मीथ्स चलते रहते। सो मदर इज वेरी मच कंफ्यूज, इवन फादर इज वेरी मच कंफ्यूज। अब वो उम्मीद रखते हैं कि उनको सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, तो उनके डॉक्टर से मिलेगा, राइट। तो कई बार हम लोग डॉक्टर्स बात करते हैं, गायनिक फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि ज्यादातर आइडियली क्या होना चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आए और अगर मैं वो पेशेंट को 15 मिनट दे रही हूँ, तो आई शुड डिवाइड दिस 15 मिनट इनटू 5-5-5। मतलब 5 मिनट में उसकी हिस्ट्री, उसकी कंप्लेन और वो सब करूंगी, 5 मिनट्स में एग्जामिनेशन में लूंगी उसका जो भी मुझे चेकअप करना है, एंड 5 मिनट मुझे डेडिकेटेडली काउंसलिंग करना है। इट शुड बी लाइक दैट, जहाँ पे मैं उसको सब समझाऊं कि क्या है क्या नहीं, उसके जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करूं। एंड मोर ऑफ दिस अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, एक ना कि एक डॉक्टर की तरह, बट एक फैमिली के पर्सन की तरह आपके साथ कनेक्ट हो सके। ये बहुत जरूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि इतनी हैवी ओपीडी होती है तो शायद इतना काउंसलिंग करना ये सब मुश्किल हो जाता है। देन ना एवरीवन शुड बी मेक अ सिस्टम। जैसे मैंने मेरे यहाँ क्या किया है कि कुछ कुछ चीजें मैंने मेरे स्टाफ को ट्रेन कर दिया है, जैसे डाइट चार्ट वो लोग समझा लेते, कुछ छोटी मोटी क्वेरीज होती है वो लोग हैंडल कर लेते हैं, तो आधा टाइम वो सेव हो जाता है। बट डॉक्टर के पास वो सेफ हो, सबसे बड़ा वो कंफर्ट फील करे, और स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी में इतना डिस्कम्फर्ट है, इतना पेन है, तब वो मेंटली रिलैक्स रह सके विद द डॉक्टर, वो बहुत जरूरी है। यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट का रोल बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब उनको गायनेक सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है, फ्रेंड बनना है और फैमिली भी बनना है। ट्रू, वेरी ट्रू। और मैम अभी आजकल सारे सेशंस जो है वो ऑनलाइन ज्यादा हो गए हैं। आपने 13-14 सालों से ये कोचिंग की हुई है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ऑफलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यस, दोनों के फायदे और नुकसान है। पहले हम लोग ऑफलाइन करते थे, कोरोना की वजह से ऑनलाइन शुरू किया, अभी ऑनलाइन कर रहे। फायदे और नुकसान की अगर मैं बात करूं, फायदा ये है ऑफलाइन का कि कनेक्शन जो है वो जितना ऑफलाइन में होता है ऑब्वियसली ऑनलाइन में नहीं होता है। जो 1-to-1 कनेक्शन है, जो एक सीधा एनर्जी एक्सचेंज है, कंफर्ट लेवल है, वो तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस जो है वो ऑफलाइन में ही मिल सकता है। बट ऑनलाइन के बहुत बेनिफिट है, जैसे एक तो कंफर्ट। मान लो प्रेगनेंसी में क्या है कि एवरीडे ट्रैवल करना फॉर द एक्टिविटीज मुश्किल है, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी बारिश है, कभी सर्दी ज्यादा है, तो अगर ऑफलाइन के लिए आप रेगुलर जाना वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ऑफलाइन के एक पर्टिकुलर स्लॉट होते हैं, तो आपको वही स्लॉट में वो अटेंड करना पड़ेगा। ऑनलाइन में फ्लेक्सिबल स्लॉट्स होते हैं, तो कभी जैसे आपको सुबह थकान लग रही है तो शाम को करो, शाम को थकान लग रही है सुबह करो, तो एज पर योर कन्वीनियंस आप एक्टिविटीज कर सकते हो। तो ये एक है। फिर ऑनलाइन में ये आप काफी अलग अलग लोगों से कनेक्ट हो पाते हो, जैसे हमारे उसमें काफी पेरेंट्स अभी आउट ऑफ इंडिया से भी जुड़ते हैं, तो वो और इंडियन कल्चर वाले जो पेरेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक बड़ा फैमिली जैसा फील होता है। राइट। तो ये सारे ऑनलाइन के बेनिफिट्स है ऐसे। ओके। अब मैम बहुत सारे जो गर्भ संस्कार कोच है, अब तो बहुत सारे लोग ऐसा ये सब सेशंस लेते हैं
ऑनलाइन बहुत सारे रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, क्या हमें उसे फॉलो करना चाहिए या फिर हमें एक्सपर्ट एडवाइस के बिना ये सब नहीं करना चाहिए? इंडिया की ये मेंटालिटी है कि कोई भी नई चीज़ है और उन्होंने देखा कि एक दो लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो बाकी सब लोग वो शुरू करेंगे। कर देते हैं. इट इज़ गुड इन अ वे, इट इज़ इन क्रिएटिंग अवेयरनेस. क्योंकि मुझे पता है आज से 13-14 साल पहले जब हम लोग सेमिनार्स लेते थे तो पेरेंट्स को, इवन मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स को भी गर्भ संस्कार वर्ड के बारे में पता नहीं था. वो लोग मुझे पूछे थे, अरे ये तू गायनेक प्रैक्टिस छोड़ के ये सब क्या कर रही है ऐसे. तो मुझे उनको समझाना पड़ता था कि बच्चे का 80% डेवलपमेंट बिफोर बर्थ हो जाता है और नॉट ओनली फिजिकल, उसका इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल सारा डेवलपमेंट. तो उसके ऊपर हम नहीं लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कौन लेगा ऐसे. तो अच्छी बात है कि आजकल अवेयरनेस बढ़ी है और बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेनिंग शुरू की है. प्रॉब्लम एक ही है कि फिर उनका अप्रोच साइंटिफिक नहीं होता है बिकॉज दे डोंट नो द साइंस. ट्रू. तो देखो एक सिंपल बात है, मैं आपको बोलूं कि आप ये 3 एक्टिविटी कर लो और अगर मैं आपको समझाऊं कि ये एक्टिविटीज करने से आपके शरीर में ये चेंजेस होंगे, इससे बेबी को ऐसे बेनिफिट होगा, इससे करने का साइंटिफिक तरीका ये है, एंड बाद में आप करो तो उसमें बहुत फर्क होता है. एब्सोल्युटली. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी एक मदर मुझे मिले थे, उनका मतलब तो अभी उनका बेटा तो 12-13 साल का है. तो जब वो गर्भ में थे वो कहीं से अवेयर हुए थे तो उन्होंने, वो चाहते थे कि उनका बच्चा मैथ्स में बहुत पावरफुल हो. तो उन्होंने उस वक्त बहुत मैथ्स के सम सॉल्व किए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट अभी उनके बेटे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है. तो शी वॉज जस्ट कंप्लेनिंग मी कि मैम आप बोलते हो पर ऐसा गर्भ संस्कार जैसा कुछ होता नहीं, मैं तो इतने मैथ्स के सम करती थी, मेरे बच्चे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है. तो फिर मैंने उनको जस्ट पूछा कि आपको मैथ्स मैंने कहा, पहले तो मैंने ये पूछा कि आपने किसी का गाइडेंस लिया था कि ऐसे ही अपने तरीके से किया. शी सेड कि नहीं, मैंने तो मेरे हिसाब से सुना था कि माँ जो करेगी बच्चे को वो असर करेगा, तो मैंने किया था. फिर मैंने उनको पूछा कि आपको मैथ्स पसंद है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि तो जब आप मैथ्स सम सॉल्व करते थे तो आपके मन में मतलब क्या इमोशंस रहते थे. तो शी सेड कि मुझे बहुत बोरियत होती थी, मतलब ऑलवेज मैं सोचती थी कि ये बच्चे के लिए कर रही हूँ, नहीं तो कौन इतना मैथ्स करे. मैंने कहा दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप मैथ्स कर रहे हो उस वक्त जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे, साथ में आपके जो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे वो भी तो बेबी तक जा रहे हैं ना. वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड तो है नहीं कि जो कहे कि भाई इसको जाने दो, इसको रोक दो, वो तो होगा नहीं. तो फिर मैंने उनको कहा कि तो आप मोज़ार्ट म्यूजिक सुन लेते. तो एक्चुअली यही फर्क होता है, जब आप एक एक्सपर्ट से नॉलेज लेते हो, सीखते हो, तो उससे क्या होता है कि एक्चुअल में हाउ इट वर्क्स वो आपको समझ में आता है. व्हाट इज द राइट वे वो समझ में आता है, वो समझ के करना. जैसे कि सिंपल आपको बताऊं, हम एक्सरसाइज करते, वी ऑल नो कि एक्सरसाइज करेंगे तो फिटनेस डेवलप होगी, पर हम अपने तरीके से एक्सरसाइज करें और कोई एक्सपर्ट से समझ कर कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कौन सी करनी चाहिए और उसके करने का सही तरीका क्या है, ये सब समझ कर करें तो ऑब्वियसली प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा. नहीं तो कभी नेगेटिव भी हो जाता है, कोई मसल पुल हो गया या कुछ ऐसा. तो एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना तो बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच डॉक्टर मेघा फॉर कमिंग हियर एंड गाइडिंग अस ऑन गर्भ संस्कार, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जो भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग सो हार्ड फॉर दिस एंड बस मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकती, थैंक यू ही कह सकती हूँ. मैं भी आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी बिकॉज यू प्रोवाइडेड मी अ प्लेटफॉर्म कि मैं इतने ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाऊं ऐसे. और एक चीज लास्ट में कहूंगी कि न सिर्फ भारत का, भाई गर्भ संस्कार पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो दैट वाज तथास्तु से डॉक्टर मेघा शाह, जो कि गर्भ संस्कार कोच हैं और बाय प्रोफेशन शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट. आपको ऐसे ही अगले एपिसोड में एक बहुत ही उम्दा गेस्ट जिनके पास ऐसी ही बहुत सारी नॉलेज है उनसे मिलवाऊंगी. तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड देखते रहिए लेट्स टॉक पॉडकास्ट. As of now, I would definitely like to thank
Furniture courtesy Taroni Furniture Private Limited. Thank you so much.